अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हमारा गला ठीक हो गया और आप लोगों ने सबने ही पूछा था क्या हाल है। हम ठीक हैं, सो हम भी ठीक है। और दिया ज़हरा का मोबाइल थोड़ा ख़राब है, इस वजह से वो ज़्यादा नहीं रिस्पॉन्स नहीं दे पाई आप लोगों को। और शुक्र करें कि एपिसोड आ रही है, वो भी हमारे थ्रू। अब हमारा शुक्रिया करें। और दूसरा, हम अपने चैनल पे भी कल को वीडियो अपलोड कर देंगे। आज हम प्रीपेयर कर लेंगे क्योंकि हमारा गला ख़राब था, इस वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो आप लोग सब एक्टिव हो जाएं अगर आप वहाँ से हमें सुन रहे हैं या आपको हमारा पता है तो ठीक है। और उसके साथ ही हम अपने सेकंड चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर देंगे। एक नावल है काफ़ी अच्छा, तो हम उसको अपलोड करेंगे। ठीक, अब नावल की एपिसोड की जानी बढ़ते हैं, जो कि एपिसोड 32 है। और नावल मिस्टर पोजेसिव लव की एपिसोड 32 है, दिया ज़हरा नावल्स। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है तो प्लीज़ परमिशन लें। होप सो कि आपको परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि आज ही एक लड़की लेके गई है। बेशक चैनल के लिए है, लेकिन आप परमिशन ले लें, आपको मिल जाएगी। अगर आप हैं चैनल पे, अपना यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करना चाहते हैं तो मैं तेरी आदत का हमारा अपलोड कर सकते हैं, उनका फर्स्ट नावल जो है। और सेकंड अभी अपलोड ना कीजिएगा, सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा तब कीजिएगा। अगर कर भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुरू से स्टार्ट कर दिया आपने, तो काइंडली उनका नाम मत हटाइएगा और ना ही नावल का नाम चेंज कीजिएगा। ठीक है, आपको स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं मिलता, ना आपसे सवाल किया जाएगा। दूसरा, आप लोग प्लीज़ एपिसोड को लाइक कर दें। सोफ़े के बाजू पर सर रखे हुए ही इसने आहिस्तगी से आंखें खोली। आध खुली आंखों से सामने देखा, फिर एक नज़र खुद को देखा। धीरे धीरे दिमाग बेदार हुआ तो आंखें पूरी खुल गई। वो उठकर बैठी थी। गर्दन में शदीद दर्द सा उठता महसूस हुआ। वो अभी भी नकाब में थी। रात इसे कुछ पल देखने के बाद इसने नज़रें फेर ली थी और फिर आंखें बंद करते नींद की वादियों में उतर गई थी। सोफ़े से उठते इसने अपने पीछे दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा। नमाज का वक्त था। वो एक नज़र इसके कंफ्यूटर में छुपे वजूद को देखते वहाँ से वाशरूम की जानिब बढ़ गई। 10 मिनट बाद वह वज़ू किए बाहर निकली थी। इसने फिर से एक नज़र बेड पर डाली। वो वैसे ही सोया हुआ था, उल्टा लेट कर। वो अलमारी की जानिब बढ़ गई। अलमारी खोलते इसने ऊपर से नीचे तक निगाह दौड़ाई थी, लेकिन हैरत की बात थी, इसे वहाँ जायनमाज नहीं मिली। वो झिरझिरी ले गई थी। वो शख्स खुदा से भी कितना दूर था। इसने वहाँ से एक साफ़ कपड़ा पकड़ा, इसे नीचे ज़मीन पर बिछाया और नमाज के लिए नीयत बांधी थी। अब इसका चेहरा हिजाब में था। इसके चेहरे पर एक ख़ास चमक थी, नूर की चमक, जो इसे खुदा की तरफ से बख्शा गया था। नमाज अदा करते इसने हाथ दुआ के लिए उठाए थे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। इसने गहरा सांस भरा तो इसकी आंख से आंसू का कतरा टूट कर गिरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो फक्त इतना ही बोली। वो हाथ चेहरे पर फेर लिए। वो हल्के से मुस्कुराई। इसके चेहरे पर सुकून था। शुक्र करने वाले ऐसे ही होते हैं, वो शिकवे नहीं करते, वो हर हालत में शुक्र करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो कुछ इनकी ज़िंदगी में हो रहा होता है वो खुदा करता है, और खुदा कभी गलत नहीं करता। इन्हें इस बात का इल्म होता है, खुदा के गलत ना करने का इल्म। तभी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि बाद में अपने शिकवों की माफ़ी ना मांगनी पड़े। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें अपने खुदा पर यकीन होता है, और जहाँ यकीन हो वहाँ सवालात, शिकवे, शिकायत नहीं किए जाते। वो उठी और वो कपड़ा वापस अलमारी में रख दिया। वो जाकर वापस सोफ़े पर बैठ गई थी। गाहे बगाहे नज़रें इसके सोए हुए वजूद पर भी डाल लेती। इस लड़की में एक आदत थी, वो नमाज के वक्त अपने सामने मौजूद लोगों को नमाज का ज़रूर बोलती थी। वो मरियम को भी ऐसे ही बोलती थी जब मरियम घर होती थी, और वो पढ़ लेती थी, जबकि ताई को बोलने का फ़ायदा नहीं था। ताई फजर रज़वान की बातें नहीं सुनती थी, और अब सामने नींद में डूबा वजूद वो इसे भी कहना चाहती थी। सोफ़े पर बैठे वो सामने एक आध बार नज़र डालते टांग बुरी तरह झुला रही थी। वो इसे नमाज के लिए बोलना चाहती थी, इसे बेचैनी हो रही थी। गहरा सांस भरते वो उठ गई। कदम बेड की जानिब बढ़ा लिए। वो कदम उठाती बेड के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। इसने एक नज़र फिर से इसके उल्टे लेटे वजूद को देखा। वो ज़रा सा नीचे झुकी। सुने, मध्यम सी आवाज़ से इसे पुकारा। इसे डर था वो इसे ही ना उल्टा सीधा बोल दे, और इसका डर बचा भी था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती इसके मज़ीद करीब झुकी थी। सुने, नमाज़ पढ़ लें, वो फिर से बोली थी। इस बार आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, जबकि वो दूसरी तरफ मुंह किए ऐसे ही उल्टा लेटा रहा था। फजर ने आंखें छोटी करते इसे देखा। वो अब जिद हो रही थी। कोई इतनी भी गहरी नींद सो सकता था क्या? इसने मेज़ पर एक तंद नज़र डाली। वो वहाँ से अलार्म उठाकर टाइम सेट करते इसके कान के करीब करते पकड़े रखा। वो खुद बेड से थोड़ा पीछे हो गई थी। चंद सेकंड बाद अलार्म तेज़ी से बजने लगा। वो गर्दन ऊपर उठाए इसे देखने की पूरी कोशिश में थी कि आया वो जाग गया या नहीं, लेकिन वो वैसे ही सो रहा था।
फजर रिजवान की आंखें हैरत से फैल गई। गुनाह मिलेगा आपको, इस अलार्म क्लॉक को साइड टेबल पर रखते तेज़ आवाज़ में कहा। फिर कमर पर एक हाथ टिकाते गहरा सांस भरा। वो कदम अलमारी की जानिब बढ़ा गई थी। इस सब में इसने ये भी ना देखा कि नमाज का टाइम तो गुजर चुका था। वो अलमारी से मतलूबा चीज़ निकाले वाशरूम की जानिब भड़की। 10 मिनट बाद वो मुश्किल हाथ में मतलूबा चीज़ पकड़े बाहर निकली थी। इसके कपड़े तकरीबन भीग गए थे। वो चलती हुई बेड तक आई। इसने हाथ में पकड़ा भारी भीगा कंफर्टर बामुश्किल संभालते इसके ऊपर फेंक दिया था। कंफर्टर से ठंडे पानी के कतरे निकलते बेड पर गिरने लगे थे। इसने कंफर्टर को पकड़ते इसके ऊपर लिए कंफर्टर पर फैला दिया। वो खुद थोड़ा दूर खड़ी होगी। वो जानती थी वो इस पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो इसे नमाज़ पढ़वाना चाहती थी, चाहे किसी भी कीमत पर ही। वो नहीं उठा था। फजर ने अब की बार दांत पीस डाले थे। वो नफ़ी में सर हिलाती वापस सोफ़े की तरफ भड़की। खुद ही जहन्नम में जाएंगे, देखना गरम गरम आग लगती तब। वहाँ पानी से भरे हाथ झाड़ते वो आगे की जानिब भड़की। इसने टाइम देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। वो ठंडी सांस भरकर रह गई थी। व्हाट द हेल इज़ दिस असद। वो यकदम दोनों कंफर्टर खुद से उतारता धाड़ा था। पानी के कतरे इसके पूरी शर्ट को भिगो चुके थे कि कंफर्टर इस हद तक इस लड़की ने गीला करते इस पर दिया था। यह तो शुक्र था कि कमरे में हीटर चल रहा था, लेकिन फिर भी ठंडे कतरों ने इसके जिस्म में सनसनी से दौड़ा दी थी। असद, तुम्हारे हाथ काट कर अल्फ़ा को। वो बेड पर बैठा चीख रहा था। जब इस नाजुक वजूद की पुश्त को देखते वो बोलते बोलते रुक गया। फिर कमरे में नज़र दौड़ाई। वो तो इसे भूल ही गया था। वो अजीब था। वो अपनी एक रात की बीवी को भूल गया था। ये तुमने किया? खुद को वाकई मेरी बीवी समझने लग गई हो? वो फुर्ती से छलांग लगाते बेड से नीचे उतरा। इसके बाल आगे से थोड़े गीले थे जो माथे पर चिपके थे, जबकि शर्ट भी भीगी हुई थी। वो इसकी तरफ पुश्त किए वैसे ही खड़ी रही। इसकी तेज़ आवाज़ पर वो सांस रोक गई थी। नमाज का वक्त हो रहा था, आप उठ नहीं रहे थे। आपको गुनाह होता और मुझे भी। वो उंगलियों को मरोड़ते खुश्क बढ़ते लबों पर ज़बान फेरती बोली। सुलगती नज़रों की तपिश अपनी कमर पर महसूस करते दिल मानो हलक में उछल कर आया था। वो गहरा सांस भर के, मेरे गुनाह सवाब की तुम्हें इतनी फ़िक्र है? कदम इसकी जानिब बढ़ाती इसने बालों में हाथ फेरते माथे से बाल हटाए। इसके कदमों की आहट अपनी जानिब आती सुन वो लब पींच गई थी। आपकी वजह से मुझे गुनाह होता। वैसे ही खड़े वो फिर से बोली और एक कदम आगे बढ़ा की। इसकी हरकत पर वो धीरे से हंसा। लबों पर आया पानी का कतरा अंगूठे की मदद से साफ किया। तुम्हें तो गुनाह अब भी हो रहा है। अपने मजाजी खुदा की तरफ पुश्त करके खड़ी हो। वो वही रुक गया था। जब वो इसे अपने मुताबिक ढाल सकता था तो वो क्यों खुद पेश रफत करे? इसकी शहद रंग आंखें चमक उठी। इसने शर्ट के 2 बटन खोले और गर्दन पर हाथ फेरते गर्दन को सहलाया। हजाबन, तुमने मेरी नींद ख़राब की है, और आज तक जिसने भी मेरी कोई भी चीज़ ख़राब करने की जुर्रत की है, मैंने इसे अच्छे से शुक्रिया अदा किया है। बहुत अच्छे से, अच्छे वाला शुक्रिया। वो चमकती आंखों से बोला। उंगली से लबों के पास लगा छोटा गहरा कट का निशान सहलाया। वो इसकी जानिब पुश्त किए खड़ी इसके सर्द लहजे से धीरे से लरसी थी। अपने मजाजी खुदा को देखो। तुम्हारी मुँह दिखाई करूँ, तुम्हें मोतबर करूँ। वो धीरे से हंसा था। इसकी पुश्त पर नज़रें गाड़े गहरे लहजे में कहा। वो गहरा सांस खींच गई। थूक निकलते वो धीरे से पलटी थी। इसने घनी पलकें उठाई। वो इस चीज़ का हक रखता था और वो इसे मना नहीं कर सकती थी। इसने सरसरी से नज़र इसके चेहरे पर डाली। वो नज़र हटाने लगा, लेकिन वो रुक गया बहुत आहिस्तगी से। नज़रें इसकी सब्ज़ आंखों पर जमी और फिर इससे होती इसके लबों पर अटकी। सब कुछ ठीक था। इसने कहा था कीमती और पाक चीज़ों पर पर्दा होता है। इसने सही कहा था। इसका चेहरा चमकता था नूर से। इसके चेहरे पर बला का नूर था, सहर ज़दा सा। इसे लगा था इसकी आंखें खूबसूरत है फ़क्त, लेकिन इसे बस लगा था। मकाबल की शहद रंग आंखें इसके लबों के किनारे बने काले तिल पर जमी थी। वो इसे देख रहा था बगैर पलक झपकाए, ट्रांस की कैफियत में। इसके लब फड़फड़ा उठे थे। हलक सूख सा गया। फिर लब धीरे से मुस्कुराहट में ढले। आंखों की चमक बढ़ गई। वो खूबसूरत थी और इसके लबों के किनारे बरजमान वो काला तिल इसकी खूबसूरती की नज़र उतारने के लिए था, नमाज के लिए किया था। मसलसल इसकी नज़रें खुद पर जमी महसूस करते वो तज़ब्ज़ब का शिकार हुई थी। नज़रें इधर उधर घुमाते वो लब पींचते नज़रें इस पर गाड़े बोली। वो चौंका था, लेकिन जिस अंदाज में तुमने मुझे उठाया है, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ और ही लग रहे थे। कदम इसकी जाने बढ़ाते इसकी चमकती आंखें अब भी इस तिल पर जमी थी। वो दांत पीस गया। साला तिल। वो मुंह में बड़बड़ाया। गहरा सांस भरते इसने हलक तर किया और कदम इसकी जाने बढ़ाए। ये क्या कर रहे हैं आप? कदम पीछे लेते वो अटकते लहजे में बोली थी। इसके चेहरे पर हल्का खौफ उभरा, जबकि इसके कदमों को अपनी जानिब बढ़ते देख धड़कनें तेज़ी से धड़क उठी थी।
जिस काम के लिए तुमने मुझे भगो डाला है वो करने की तैयारी। इसने शर्ट का तीसरा बटन खोला। इसकी शर्ट गीली हो चुकी थी और वो इसे उतार रहा था। इसकी सरकत पर फजर रिजवान का सांस सीने में अटका। वो कदम पीछे ले रही थी जबकि वो शर्ट के बटनों को खोलते कदम आगे की जाने बढ़ा रहा था। इसकी आंखों में चमक थी और लबों पर एक तरफा मुस्कुराहट। तिलिस्म ज़्यादा सा शहर था इसमें जो फजर रिजवान को अपने तिलिस्म की छाँव में जकड़ रहा था। इसे अपना दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ। ये बटन बंद करें, ये शराफत के ज़मरे में नहीं आता। इसने सामने देखा। इसकी आंखें आखिरी हद तक फैल गई। वो शर्ट को ज़मीन पर फेंक चुका था। इसका कसरती जिस्म वाज़ा हुआ था और इस पर फिसलते पानी के कतरे और इसकी मस्मराइज करती चमकती आंखें इसे अजीब बना रही थी, बहुत अजीब। क्या किसके कमरे में नहीं आता? इसके बिल्कुल करीब जाते वो एक कदम के फासले पर रुका और माथे पर हल्के बल डाले पूछा, जबकि फजर रिजवान इसकी सुलगती नज़रों की तपश से झुलस कर रह गई थी। वो पीछे को कदम उठा गई। ज़मरे मतलब दायरे में इसे अपनी जानिब कदम बढ़ाता देख वो कपकपाते लफ्ज़ों से बामुश्किल बोलती पीछे को कदम बढ़ाती। इस बार पीछे सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। हाँ। वो हंसा और तेज़ी से नीचे झुके सोफे की बैक पर दाएं बाएं बाजू रखते इसने एकदम संजीदगी से इसे देखा। जो आंखें मिलाए इसके चेहरे को देख रही थी। दिल सीने में बैठा तेज़ी से धड़क रहा था कि गोया अभी बंद हो जाएगा। तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे शरीफ समझ रही हो। मैं साला शराफत की शीन भी नहीं जानता। इसके मज़ीद करीब झुकते इसने इसके चेहरे पर बगौर नज़र डाली। घनी पलकों के पार छुपी सब्ज़ आंखें अपने चेहरे पर महसूस करते इसके लब धीरे से मुस्कुराहट में ढले। नाजुक कटावदार लबों के किनारों पर बरचमान वो काला तिल वो इसके सीने में अजीब से जज्बात जगा रहा था। वो मोहब्बत नहीं थी, ना अट्रैक्शन थी, वो कुछ और था, अजीब सा, समझने से कासर। दूर हट जाओ। इसकी नज़र इसके चेहरे से हटी और गर्दन की उभरती नसों पर आकर रुकी। इसके गले में एक लॉकेट लटक रहा था। वो आंखें ज़ोर से मीच गई। इसने क्यों गुनाह से डर की वजह से इससे जगाया था? क्यों? यही तो देखना चाहती थी ना तुम मुझे इस तरह करीब से। इसने धीरे से सोफे से एक हाथ उठाते इसकी बंद पलकों पर धीरे से उंगली फेरी। इसकी भुएं ऊपर को उठी और लब भी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है सिवाय। वो इसकी पलकों से उंगली उठा गया और इसकी मीची आंखों को देख वो तंजिया हंसा। तुम्हारे इस जल्लाद दिल के कमबख्त साला। वो लब काटते बोलते हलक में जैसे कांटे से उग गए थे। इसकी बात पर वो बेसाख्ता आंखें खोल की। वो ऐसा ही था, शराफत इसमें नहीं थी और दिल इसका दिल लगी करने में माहिर था। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे मिजाजी खुदा के नज़दीक। इस लड़की की क्या हैसियत होगी जो इस गंदी जगह पर मिली थी मुझे। तुम्हारे चेहरे पर नूर है लेकिन तुम्हारी रूह तारीक है। वो इसके चेहरे को देखते हाथ बढ़ाकर इसके लबों के किनारे बने तिल को छू गया। सरसराहट सी इसके पूरे जिस्म में दौड़ी। वो इसकी सरकत पर सुन हुई थी लेकिन इसके लफ्ज़ों ने इसे तकलीफ़ से दोचार किया था। इसकी आंखों में पानी तैर गया। वो शख्स बुरी बातें हमेशा याद रखता था, ऐसी बातें जो अगले शख्स को ज़ख्मी करते। ये आयत है एक और ये इसका नीचे तर्जुमा है। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। ऐसे पाक लोगों के मतलब जो कुछ बकवास बहतानबाज कर रहे हैं वो इनसे बिल्कुल बरी हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त वाली रोज़ी। इसकी आंखों में देखते इसके लब धीरे से फड़फड़ा उठे। इसकी आंख से आंसू का एक कतरा टूट कर गिरा। मैंने सूरत नूर पढ़ी है, इसमें साफ साफ अल्लाह ने फरमाया है पाक औरत के लिए पाक मर्द है। फिर मुझे तुम कैसे मिल गए? एक पाक औरत को एक नापाक मर्द कैसे मिल गया? कैसे? इसकी आंखों में देखते इसके लहजे में बेयकीनी थी, बहुत बेयकीनी। आंखों में पानी इतना था कि वो खुद ब खुद बगैर पलक छिपकाए गालों पर गिर रहा था। इसकी बात पर वो साकित हो गया, बिल्कुल साकित, बेहिस्सो हरकत। वो सवाल था, वो अल्फाज थे, वो अज़ाब था जो इस मर्द के ऊपर नाजिल हुआ, वो सूर थी जो इसके वजूद पर फेंकी गई। बलब पींच गया सख्ती से। आप मेरी इज़्ज़त पर वार करेंगे तो आपकी इज़्ज़त पर वार होगा। मैं बेइज्जत होंगी तो आप भी होंगे। औरत की इज़्ज़त इसके मर्द से होती है। आप मुझे नुकरानी बनाएंगे तो आप खुद भी गुलाम होंगे। वो धीरे से नज़रें झुकाए बोली। वो सख्ती से जबड़े पींच गया। वो सीधा खड़ा हो गया, नज़र इसके झुके सर पर डाली। वो लड़की ऐसी बातें करती थी कि इस मर्द को अपनी रूह कुफर में डूबी लगने लगती थी, लेकिन इसकी है ना, इसे इस लड़की की बातें गवारा नहीं थी।
मैं बादशाह था और मुझे बेदर्दी से गुलाम बना दिया गया। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, हाथ की रगें उभर गई, माथे पर बल नमूदार हुए। इसकी बात पर फजर रिजवान ने सर उठाकर इसे देखा। बहती आंखों से वो इसके खाली चेहरे को देखती रही और वो इसके तासर समझ नहीं पाई। इज़्ज़त, मोहब्बत, ईमानदारी, मुखलिसी, ये फजूलियात हैं। कोई ऐसा नहीं करता। ये दुनिया है और यहाँ हर चीज़ की कीमत होती है, एक भारी कीमत। वो कीमत आपको बताती है आप दुनिया में रह रहे हो, दरिंदों से भरी दुनिया में, जहाँ आपको खुद दरिंदा बनना पड़ता है। वह मुठ्ठियाँ सख्ती से पींचते एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। नज़रें किसी गैर मुरी नुक्ते पर जमी थी, आंखें इतनी सुर्ख जैसे खून से तर। इसके अंदर की कैफियत बयान कर रही हूँ। अल्लाह ने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीना है। वो बोलते बोलते रुक गया, ऐसे जैसे गले में फंदा अटका हो, जैसे वो बोलना चाहता हो लेकिन ज़बान हिलने से इनकारी हो। वो दांत पीस गया। मैं अल्लाह से नाराज़ हूँ। वो बोल गया था, इसे होश नहीं था वो क्या बोल गया था। फजर रिजवान इसे देखती रही कई लम्हे। क्या कोई अल्लाह से भी नाराज़ हो सकता है? और वह शख्स, क्या वाकई वो काफिर था? दोबारा तुम्हारी इस किस्म की किसी हरकत को अफोर्ड नहीं करूँगा मैं। वो पलट गया, रुख दरवाजे की तरफ था। फजर रिजवान इसकी पुश्त को देखती रही, जहाँ इसके हिसाब बुरी तरह तने हुए थे। क्यों छीना अल्लाह ने आपसे? इस क्यों को तलाश करने की जरूरत नहीं हुई क्या कभी? इसकी पुश्त को देखते वो आम से लहजे में बोली। वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे रुक गया। इसके माथे पर बल पड़े, दिल में होक सी उठी, जबड़े बुरी तरह पींच डाले। इसकी ज़रूरत नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ कि मैं खुद को देखते डर जाता हूँ। ये तकलीफ़ था, मुझे दुख हुआ था और आज भी होता है। वो वापस आया, अलमारी के लॉकर को खोला, वहाँ से मतलूबा चीज़ निकाली और बाहर निकल गया। इसने सख्ती से कमरे का दरवाज़ा बंद किया कि फजर डर गई। मुझे दुख हुआ था और आज भी होता है। वो अल्फाज थे या कोड़े जो इस लड़की को अपने जिस्म पर पड़ते महसूस हुए। वो दर्द भरे लफ्ज़ थे जिन्हें सुनकर आंसू खुद ब खुद बह गए थे। इसने कहा था वो अल्लाह से नाराज़ है, लेकिन फजर रिजवान ने ऐसा सुना जैसे वो बोल रहा हो अल्लाह इससे नाराज़ है और अब माफ़ी का कोई रास्ता नहीं। इसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा। वह शख्स अजीब था, ऐसे जैसे 7 पर्दों में छुपा हुआ, जैसे दोहरी शख्सियत का शिकार। हे ध्यान से लिटिल बॉय, इसने सामने से भागते हुए आते लड़के को घिरने से पहले पकड़ा था। सीन शिफ्ट हो गया, ठीक है। वो इसकी बाजों में झूल गया और फिर खिलखिला कर हंसा। वह हैरान हुई थी। अक्सर इस हालत में बच्चे रोने लग जाते हैं। थैंक्स ब्यूटीफुल लेडी, अपने हाथ झाड़ते हुए उससे अलग होते हुए बोला। इसने खड़े हुए अपनी कोट में हाथ डालते हंसते हुए से देखा। वो तकरीबन 3 से 4 साल का बच्चा था। ब्लैक कुर्ते में इसके बाल सिल्की थे और आंखें चमकती ग्रे थी। इसकी आंखें खूबसूरत थी। वो शक्ल से ही काफ़ी ज़हीन लग रहा था। आप मुझ पर हंस रही हैं? इसने आंखें छोटी करते पूछा। इसकी हरकत पर इसका कहका गूंजा। इसके तासरात भी काफ़ी जहानत अमेज़ थे। बिल्कुल नहीं, मैं इम्प्रेस हुई हूँ, वह कहते हुए आगे बढ़ गई। वो बच्चा भी इसके साथ चलने लगा। ये तो कोई नई बात नहीं, अक्सर लोग हो जाते हैं। वह इसके पीछे चलते बोला। इसकी बात पर वह गहरा मुस्कुराई। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? इसने चलते चलते एक नज़र इसे देखते कहा, जिस पर इस बच्चे ने सर उठाया। नहीं, बेशक मुझे प्रीटी लड़कियां पसंद हैं, लेकिन मैं बहुत शरीफ हूँ। मुझे बाबा ने कहा है लड़कियां मीठी छुरी होती हैं, ज़ख्म देती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो नन्हा हाथ माथे पर मारते बोला। इसकी बात पर इसने ज़ोर से आंखें मीची और लब दांतों तले दबाए। हंसी रोकी। वो कितनी साफ और बड़ों जैसी बातें करता था। क्या आप मुझे ऑफिस नंबर 3 में छोड़ सकती हैं? मैं भी आपके काम आ जाऊंगा। इसने एकदम इसके आगे आते कहा। वो सर झुकाए इसे देखते इस बात में सर हिला गई। इस बच्चे ने बेसाख्ता इसकी उंगली पकड़ी। थैंक गॉड, आप मुझसे फ्लर्ट नहीं कर रही। इसने दूसरे हाथ से अपने भूरे बालों को माथे से पीछे किया। इसकी बात पर वो चौंकी। सारी लड़कियां मुझे चूम रही थी, वो नाक चढ़ा कर बोला था। इसकी बात पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। तुम काफ़ी तेज़ हो। ऑफिस के सामने रुकते हुए इसे देखते धीरे से बोली। आई नो, मैं काफ़ी समझदार हूँ। डैड कहते हैं बच्चों को समझदार होना चाहिए, इसलिए मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ता हूँ। मैं इनकी तरह समझदार बन जाऊँगा। इसने उंगलियों पर घंटे काउंट करते इसे जवाब दिया। इसने मुतासर को नज़रों से इसे देखा। वो इस वक्त किसी स्कूल की यूनिफॉर्म में था। डैड, इसकी उंगली पकड़े ही वो दरवाजे के दहलीज पर खड़े चहक कर बुलंद आवाज़ में बोला। हीर साहब ने सामने खड़े शख्स की पुश्त को नज़र उठा कर देखा और फिर इस बच्चे की तरफ देख मुस्कुराई। अर्ज़म, मैंने तुम्हें बोला था सुकून से एक जगह बैठ जाओ। तुमने कसम खाई है मेरी बात ना सुनने की। वो पलटते हुए बोला। नज़र हाथ में पकड़ी किताब पर थी। इसकी आवाज़ पर दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हीर ज़ावियार की मुस्कुराहट सिमट गई।
वो पलटा तो हीर ज़ावियार की आंखें भी साकित होगी। अर्ज़म खान ने अपनी इज्जत अफजाई पर मुंह बनाया, जबकि वो बस साकत बेहिस्सो हरकत नज़रों से इसे ही देख रही थी। वो इसे भूली नहीं थी। भूल जाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था, सबसे मुश्किल। इसने नज़र इस पर से हटाकर अपने हाथ की उंगली को देखा जो उस बच्चे की कैद में थी। इसका सांस रुक गया। इसने अर्ज़म के हाथों से तेज़ी से अपनी उंगली निकालनी चाही। वो हड़बड़ा गई। इसका दिल यूं था जैसे अभी मत्थम पड़ता बंद हो जाएगा। अर्ज़म, आंसर मी नाउ। वो किताब से नज़रें उठाए, आंखों पर लगा स्टाइलिश सा चश्मा उतारते बोला, और फिर बोलते बोलते रुक गया। वो झुकी हुई थी। अर्ज़म उसकी उंगली नहीं छोड़ रहा था। वो हंस रहा था, जबकि हीर ज़ावियार को अजीब महसूस हुआ था। डैड, इस प्रीटी लेडी ने मेरी हेल्प की, वो खुश होते बोला। इसने हीर ज़ावियार की उंगली छोड़ दी और अपने बाप की जानिब बढ़ गया, जबकि वो धीरे से गर्दन उठाए इसे देख रही थी। वो बस डैड लफ्ज़ पर अटकी थी और वहीं अटकी रह गई। वो इसे ही देख रहा था। फिर इसने नज़र हटा ली, एक हल्का सा सांस खींचा। वो लब सख्ती से पींच गई। वो पलटने लगी थी। इसका दिल अजीब हो रहा था, अजीब से एहसासात से तर। रूह पर लगे ज़ख्म भरने के बाद भी तकलीफ़ देते हैं, और अगर ज़ख्म मनपसंद शख्स की तरफ से मिला हो तो तब वो ज़ख्म सिर्फ तकलीफ़ ही नहीं देते, वो गहरी तकलीफ़ देते हैं। ऐसी तकलीफ़ जिसका कोई अज़ाला नहीं, जिसका अज़ाला मुश्किल होता है। हीर ज़ावियार, चाचू कैसे हैं? वो बाहर निकलने लगी थी जब इसकी आवाज़ ने यूं जकड़ा जैसे सदियों से रूह इसकी आवाज़ की कैद में खुद जाना चाहती हो। किताब बंद होने और टेबल पर रखने की आवाज़ वो बखूबी सुन सकती थी। वो धीरे से मुस्कुराई। मुश्किल था, लेकिन वो मुस्कुराई थी। इसके जाने के बाद इसे अब तूफ़ानी बारिशों से डर नहीं लगता था। सॉरी गाइस अगर हमने एक लाइन 2 मरतबा पढ़ती हो, क्योंकि इधर पीछे से ज़्यादा ही शोर आ रहा था, इस वजह से हमने वीडियो को ना रोक दिया था। तो वापस से स्टार्ट किया तो हम भूल गए थे कि हमने कहाँ से पढ़ना है। ओके, अगर इसने खुद को इतना बदल लिया था तो इसके लौट आने के बाद भी इसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। वो पलटी और इसकी तरफ देखा। अर्ज़म मुस्कुराते इसे देख रहा था। हीर ज़ावियार को अपनी मुस्कुराहट फीकी लगने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। इसने गहरा सांस भरते हाथ कोट में डाल दिए। वह बस ध्यान भटकाना चाहती थी। वो सरस बात में हिला गया। और तुम कैसी हो? इसने ठहर कर पूछा। इसकी बात पर वो जो नज़रें इधर उधर घुमा रही थी, इसकी तरफ देखा और फिर कई लम्हे देखती रह गई। इसके अंदर हलचल हुई, जैसे कुछ टूट कर बिखर गया हो। वो धीरे से हंसी, इस्तसाइया हंसी। अवान खान हीर ज़ावियार से पूछ रहा था वो कैसी है। वो इसका हाल पूछ रहा था इसे बेहाल करने के बाद। वो कमाल बंदा था। वो चोट देने के बाद अनजान बनने वालों में से था। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ठहरी और फिर तेज़ी से बोल गई। इसे अपनी आवाज़ की सिखाई से आती मालूम हुई। झूठ बोलना कितना मुश्किल होता है ना, ख़ास कर तब जब सामने वाले को सच पता हो, जब सच आंखों में दिखता हो। मैं कल घर आऊँगा। वो न जाने क्यों इतने आम से लहजे में बात कर रहा था। इसे अजीब लगा था। इसने हंकारा भरा और सर हिलाती पलट की। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? इसे जाते देख वो गोया हुआ, यूं जैसे इनमें सालों से बातचीत हो रही हो। वो वहीं रुक गई, लेकिन पलटी नहीं। मसला? अनजान लोगों से मुझे ख़ास मसले नहीं होते, ना ही ख़ास फ़र्क पड़ता है। आप शौक से हैं, आपके चाचू का घर है। वो बोली तो लहजा पत्थर था। वो सर झुकाए ज़ेर लब मुस्कुराया। वो कदम बाहर की जानिब लेती बाहर निकल गई। इसने अर्ज़म को देखा जो इसे घूर रहा था। ये कौन थी डैड, क्या आप जानते हैं? अर्ज़म सीने पर छोटे बाजू बांधे बोला तो इसने इसे गोद में उठाया। वो छोटी लड़की है, आपसे थोड़ी सी बड़ी। वो दरवाजे को देखता बोला जहाँ से वो गई थी। इसकी आंखों में चमक आई थी। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। शी इज़ प्रीटी लेडी। अब मुझे पढ़ना है, नीचे उतारें। अर्ज़म ने इसे देखते कहा तो इसके बुरे बाल बिगाड़ चुका था। इसकी हरकत पर अर्ज़म ने नाक चढ़ाई। जारी है। ओके जारी है, मतलब ओके अगली एपिसोड आएगी, कल को आएगी। ठीक है रीडर्स, हमने एपिसोड अपलोड कर दी। आप कह रहे थे कि आप रोज़ अपलोड क्या करें, हालांकि लास्ट 3-4 डेज़ हम रोज़ ही दे रहे हैं और हम पूरी कोशिश बनाई है कि हम रोज़ ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको नहीं भूलेंगे। आप लोग बहुत बातें सुनाते हैं उसे, खैर कुछ लोग ही सुनाते हैं, ज़्यादातर आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और शेयर लास्ट में क्या करें एपिसोड को, जो भी पूछ रहा है नावल का नाम या नावल का जिसको भी पता है, तो आप लोग लास्ट में चैनल का या फेसबुक पेज का बता सकते हैं और अच्छा से रिस्पॉन्स दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक ही कर दिया करें।
और इसके साथ ही अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब देखना ये होगा कि अवान और हीर मिलते हैं या फिर मतलब क्या होता है, क्योंकि एक तो वो खाला का बेटा भी था ना, कज़न। और सबसे ज़्यादा हमें हंसी इस वक्त आई जब कयान ने कहा कि किसके कमरे में, उसने कहा कि ये शराफत के कमरे में नहीं आता, कयान कहता है कि किसके कमरे में नहीं आता। तब हम बड़ी मुश्किल से चुप हुए थे। खैर अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और खुश रखें। आमीन। खुदा हाफिज़।